हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गूगल प्लेक्स। तो कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों हम लोग फंक्शन का लेक्चर स्टार्ट कर दिए, जिसमें हम आपको बताएं कि फंक्शन को एकदम स्टार्टिंग से लेकर के हायर लेवल तक पढ़ाना मेरा काम होगा बच्चों, और आपका काम होगा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और पढ़ते रहना। तो हम लोग बच्चों आज से स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन को हम स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि कौन सा एरो डायग्राम में फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। और जब फंक्शन होगा बच्चों, तो एरो डायग्राम में जब फंक्शन होगा तो उसका डोमेन क्या होगा, उसका कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ये आप एरो डायग्राम से समझे थे। और इसमें आपको अगर बच्चों याद होगा, पता होगा, तो आप जाने थे कि भाई कौन फंक्शन होगा और कौन फंक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक आपको बड़ा ही प्यारा सा कहानी सुनाए थे कि एक बच्चा ना अपने घर से विद्यालय जाता है, और वह विद्यालय जाने के क्रम में बच्चों जो आप अपना वो डिस्टेंस भी देखता है और टाइम भी देखता है। तो हम लोग पहले वाले सेट को हम लोग एज अ टाइम की तरह बिहेव किए थे, देखे थे, और दूसरे वाले सेट को हम लोग डिस्टेंस की तरह देखे थे, और उससे हम लोग बता पाते थे कि भाई कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है बच्चों। तो आपको ये भी चीज समझना होगा कि फंक्शन इज जस्ट लाइक मशीन। फंक्शन एक बच्चों मशीन के जैसा चीज होता है। मान के चलिए कि अगर हम लोगों का इस प्रकार सा कोई मशीन है बच्चों, आप जानते होंगे कि अगर आप ये जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, या बच्चों आपका जो जूसर होता है जिससे कि आप जूस बनाते हो, वो भी एक मशीन है। तो वह जो जूसर मशीन है वो एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए डिफाइंड है। कहने का मतलब कि अगर आपको कोई जूस बनाने वाला मशीन है और अगर उसमें आप लकड़ी का टुकड़ा रख दोगे बच्चों, तो आपका जूस नहीं बनेगा। उसमें आप कोई फ्रूट रखोगे तभी आपको जूस बनेगा, और सभी फ्रूट रखने से बच्चों आपको जूस नहीं मिलेगा। जैसे कि मान के चलिए अगर आप इसमें मैंगो डालते हो, अगर ये किसी भी प्रकार का मशीन है और इसमें अगर बच्चों आप मैंगो डालते हो तो आपको मैंगो का जूस मिलेगा, राइट है बच्चों। तो उसी प्रकार से फंक्शन होता है कि एक पर्टिकुलर चीजों के लिए डिफाइंड होता है, तो एक पर्टिकुलर चीज देता है। अगर मान के चलिए यहाँ पे आप वाटरमेलन डालोगे तो ये वाटरमेलन का जूस देगा। तो भाई उसी प्रकार से फंक्शन को एज अ मशीन कहा जाता है कि ये एफ हमारा कोई फंक्शन है, और जो चीज हम लोग डालते हैं, जैसे कि अगर हम लोग इस मशीन में हम लोग मैंगो डालते हैं बच्चों, तो वो हमारा एक्स, अगर मैंगो के तरह से हम लोग सोचे तो हमारा एक्स जो है वो मैंगो टाइप का चीज हुआ, और जो हम लोगों को निकलेगा बच्चों वो हम लोगों का वाई यानी कि आउटपुट होगा। तो कहने का मतलब ये हम लोगों का फंक्शन होता है जो एक पर्टिकुलर चीजों के लिए डिफाइंड होता है बच्चों। तो फंक्शन को एज अ मशीन भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई फंक्शन को, अगर आप लोग ना अभी तक एरो डायग्राम में फंक्शन को देखे हो, समझे हो, तो एरो डायग्राम बच्चों बहुत हद तक बहुत सारे नंबर को नहीं लिखा जा सकता है। मान के चलिए अगर कि हम आपको बोल दें कि भाई कोई सेट ए है, और इस सेट ए में बच्चों आपको ऑल रियल नंबर है। अब ऑल रियल नंबर है तो आप इसको ऑल रियल नंबर को तो यहाँ पे बच्चों नहीं आप दिखा सकते हो। दुनिया के सारे रियल नंबर को एक छोटे से इस प्रकार के एरो डायग्राम में हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि भाई इसमें ऑल रियल नंबर है, और कोई हमारा सेट भी है बच्चों जिसमें भी हमारा ऑल रियल नंबर है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से बहुत सारे नंबर है बच्चों, है ना। हम आपको सिर्फ इंटीजर ही दिखा रहे हैं, इसमें ऑल रियल नंबर अगर आपको लिखना हो। और हम आपको बता दें, जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर 1 का एसोसिएशन 1 के साथ है बच्चों, और 2 का एसोसिएशन अगर 4 के साथ है, 3 का एसोसिएशन 9 के साथ है, और 4 का एसोसिएशन बच्चों यहाँ पे 16 होगा तो 16 के साथ अगर करा दें, और 5 का एसोसिएशन 25 के साथ करा दें, और 6 का एसोसिएशन 36 के पास करा दें, तो आप पहले ये जानोगे कि यस सर एक फंक्शन है। और यह बच्चों अगर फंक्शन है आपको तो पता होना चाहिए कि भाई सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, क्योंकि हर से कोई ना कोई तीर निकला है। सेट बी का कोई ना कोई एलिमेंट खाली हो सकता है बच्चों, ये हम आपको बता चुके हैं। और हाँ, हम आपको ये भी बता चुके हैं कि भाई अगर सेट ए का सारे एलिमेंट को हम लोग डोमेन कहते हैं बच्चों, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो हमारा डोमेन हो गया। समझिएगा कि भाई डोमेन हमारा 1 2 3 4 5, राइट है बच्चों, 3 4 5 6 ये हमारा डोमेन हो गया। और सेट बी के सारे नंबर हमारे कोडोमेन हो गए, है ना बच्चों। सेट बी के सारे नंबर हमारे कोडोमेन हो गया, और जिस नंबर पे बच्चों एरो लगा है वह हमारा रेंज होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि भाई हम लोग तो 6 तक लिख पाए हैं, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 1/2 3/2 कुछ भी। और रियल नंबर की बात किए जा रहे हैं तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो वह एक पर्टिकुलर चीजों को एसोसिएट कर रहा है। तो बच्चों आपको इसको देखना होगा कि यह किस चीजों को एसोसिएट कर रहा है। तो आप देखोगे कि 1 का स्क्वायर 1 है, और 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है,
5 का स्क्वायर 25 है और 6 का स्क्वायर 36 है। यानी कि यहाँ पे सर जो भी फंक्शन आपका fx इज इक्वल टू है ना वो x का स्क्वायर है, समझिएगा। अगर आप यहाँ पे x के जगह पे 1 रखोगे तो यह 1 का स्क्वायर यानी कि 1 देगा। तो देखिए 1 को एसोसिएट कर रहा है, तो हम लोग इसको देख करके ये एज अ रूल एज अ फॉर्मूला इसको बना लिए और समझ गए कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अच्छा, अगर हम लोग फिर x के जगह पे 2 रखेंगे बच्चों, x के जगह पे इसमें अगर 2 रखेंगे तो यह 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, और अगर x के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो गया, और f के जगह पे अगर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर बच्चों 16 हो गया। और इसी प्रकार से ये अगर आपको इसके जगह पे -1 भी रखने को बोल दिया जाए तो -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे -1 का स्क्वायर सॉरी +1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ -1 भी तो होगा, तो -1 को एसोसिएट करेगा तो भी यह फंक्शन होगा। हम आपको बता रखे हैं कि भाई एक टाइम पे 2 अलग अलग टाइम पे आप एक जगह हो सकते हो, तो ये हमारा फंक्शन होगा। तो बच्चों हम लोग इसको हम लोग एरो डायग्राम को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और रियल नंबर लिखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको एज अ रूल बना लेते हैं कि भाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा हो गया। अब fx इज इक्वल टू जैसे ही बच्चों एक्स स्क्वायर हमारा हो गया तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि भाई x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। हमारा ये जो x है ना इसकी जगह पे आप कोई भी नंबर रख सकते हो, तो भाई हमारा fx जो होगा वो क्या होगा, तो आप देखोगे कि भाई किसी चीज का होल स्क्वायर ना कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो आप बोलोगे कि भाई fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। fx जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी फंक्शन को अब इस रूप में लिखेंगे बच्चों, fx इज इक्वल टू x के फॉर्म में लिखेंगे। लाइक इस प्रकार से अगर आपको fx इज इक्वल टू x प्लस 1 दे दिया तो आप एरो डायग्राम में समझ पा रहे हो ना कि 1 जो है वो 2 को एसोसिएट करेगा, और 2 जो है वो 1 बढ़ करके 3 को एसोसिएट करेगा, और 3 जो है वो 1 बढ़ करके 4 को एसोसिएट करेगा। तो ये हमारा रूल हो गया बच्चों। इस प्रकार से अब हम लोग किसी भी फंक्शन को लिखेंगे, और इस प्रकार से किसी फंक्शन को लिखने के बाद हम लोग उसके डोमेन, रेंज और ये सब चीजों को समझेंगे और बात करेंगे बच्चों। तो राइट है, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो आपको चलिए हम एक प्यारा सा क्वेश्चन इस प्रकार से 1-2 और आपको बता दें, है ना। आप 1-2 और क्वेश्चन इस पे ट्राई कीजिए बच्चों कि अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए इस प्रकार से तो आप इसको कैसे बनाओ। अच्छा, इसको एरो डायग्राम में बनाना बहुत ही आसान है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से बना सकते हो इसको एरो डायग्राम में। तो सिंपल सी बात अगर हम आपको दे दें, सिंपल सी बात कि राइट है बच्चों, अगर इस प्रकार से दे दें कि भाई fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, क्वेश्चन देखिएगा कि इफ fx इज इक्वल टू अगर हमारा एक्स क्यूब है तो बच्चों अगर हम आपसे पूछें कि भैया बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 5 माइनस 1 क्या होगा बच्चों। तो ये बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो कि ओके सर ये हमारा फंक्शन है ना, इसमें x के जगह पे 5 रखना है। ये हमारा फंक्शन है, इसमें x के जगह पे 5 रखना है। तो देख लीजिए बच्चों ये हमारा क्या हो गया, 5 का होल क्यूब और माइनस x के जगह पे फिर 1 रखना है, तो 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय बच्चों 5 माइनस 1, और ये हो गया आपका 125 माइनस 1 अपॉन, और ये हो गया आपका 4। अगर इसको हम लोग घटा दें तो ये हो गया 124 अपॉन 4, और अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके कट दें तो ये हम लोगों का हो गया 31। तो आप समझ सकते हो कि इसका वैल्यू जो हो गया बच्चों, इसका वैल्यू जो हो गया यह 31 हो गया। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए और फंक्शन में कोई नंबर रखने को बोला जाए तो आप रख करके सवाल बना सकते हो। चलिए देखते हैं आपको और ले चलते हैं बच्चों, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पे चलते हैं कि भाई फंक्शन को कितने प्रकार से अलग अलग प्रकार के फंक्शन को बनाया गया है, और उसको हम लोग एक एक करके बच्चों समझेंगे। फंक्शन का खानदान जो बच्चों बहुत बड़ा है, बहुत सारे फंक्शन है, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, बहुत प्रकार के फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। इन सभी फंक्शन को हम लोग एक एक करके देखेंगे, राइट है बच्चों, और आपको एक एक करके हम सभी फंक्शन के बारे में बताएंगे और पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चल लेते हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन पे बच्चों। पॉलिनोमियल फंक्शन जरा समझिएगा क्या होता है। चलिए बच्चों, तो हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में तो कहा जाता है, जैसा कि आप क्लास 9th में पढ़ोगे, पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें बच्चों कि x का पावर जो है ना, x का पावर आपका एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो वो आपका पॉलिनोमियल कहलाता था। उसी प्रकार से आप पॉलिनोमियल चीजों को अब फंक्शन के रूप में हम लोग देखेंगे बच्चों कि भाई हमारा कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होगा। तो कहा जाता है कि भाई इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, जो पॉलिनोमियल लिखने का रूप होता है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वही को अगर आप fx लिख दोगे तो वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हो
जाएगा, जहां पे कि हमारा n जो होगा, पावर जो होगा इसका एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा बच्चों। और दूसरी बात कि हमारा इसका जो कोफिशिएंट होगा x का, या x के पावर n का, या x के पावर n-1 या n-2 या किसी भी वेरिएबल का जो अपना कांस्टेंट होगा बच्चों, कोफिशिएंट होगा, वह एक रियल नंबर होगा। और हाँ बच्चों, a नॉट जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये पहला वाला चीज जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। तब हम लोग इसको कह सकते हैं, तब इसको हम लोग कह सकते हैं कि देन f इज ए फंक्शन, f इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन बच्चों, राइट है, f इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, ऑफ n डिग्री। अगर इसका मैक्सिमम डिग्री n है बच्चों, पावर n है, तो हम लोग कह सकते हैं कि देन f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ n डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा ये पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफिनेशन हो गया बच्चों। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में भी आप जानते हो कि अगर x का पावर 2 किया जाए बच्चों तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और x का पावर 3 कर दिया जाए मैक्सिमम तो यह आपका क्यूबिक हो जाएगा, x का पावर अगर 4 किया जाए तो यह बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो अगर x का पावर 0 कर दिया जाए बच्चों तो यह एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर में बहुत सारे फंक्शन आते हैं। तो आइए जरा हम आपको ये बात बता दें कि अगर आपको इस प्रकार से fx इज इक्वल टू a दे दिया गया, राइट है बच्चों, यहाँ पे x का पावर 0 है, तो आप समझते हो ना, यस सर ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया। तो इसी प्रकार से बच्चों हम लोग एक एक फंक्शन को डिटेल में फिर से पढ़ते हैं, राइट है बच्चों। हम लोग अब फिर से आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में आए और उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन को समझे कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है ना उसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन अब बोल रहे हैं, जहां पे n नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा और कोफिशिएंट वगैरह रियल नंबर होगा। अब मान के चल लेते हैं कि इसमें भी अगर आपका केवल यही टर्म हो गया बच्चों, पॉलिनोमियल तो आपको पता है कि ये पूरा चीजों में से एक छोटा सा कटा हुआ पार्ट होता है, तो मान के चल लेते हैं हमारा ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। इस सब चीजों को हटा देंगे और केवल इतना ही रखेंगे तो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और अगर बच्चों हम लोग इसको ऐसे भी लिख देंगे तो भी यह पॉलिनोमियल फंक्शन है। हाँ, लेकिन पॉलिनोमियल में जाने के बाद यह क्वाड्रेटिक हो जाता है, वो अलग बात है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक एक करके फिर से चीजों को समझ लेते हैं कि भाई पॉलिनोमियल फंक्शन तो समझ गए, उसका डेफिनेशन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन है बच्चों कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा जब x का पावर 0 कर दिया जाएगा, और x का पावर जब 1 कर दिया जाएगा तो बच्चों आपका वो लीनियर हो जाएगा। x का पावर 2 कर दिया जाएगा, मैक्सिमम पावर की बात हम कर रहे हैं, तो x का पावर अगर 2 कर दिया जाएगा तो वह बच्चों आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 कर दोगे तो क्यूबिक हो जाएगा। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन को डिटेल में आइए हम लोग बात थोड़ा सा कर लें कि ऐसा कोई भी फंक्शन, राइट है बच्चों, y इज इक्वल टू एफ एक्स करके फंक्शन अगर हमारा कोई भी है जिसमें एक a है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू a करके अगर हमारा कोई फंक्शन है और वेयर a इज अ कांस्टेंट, यानी कि कोई भी एफ एक्स इज इक्वल टू a दिया हुआ है तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। और याद रखिएगा बच्चों कि हर एक फंक्शन का अपना कोई ना कोई ग्राफ होता है, और फंक्शन में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप उस फंक्शन के ग्राफ को देख करके उसके डोमेन को, रेंज को और उसकी बहुत सारी चीजों के बारे में आप बात कर सकते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्राफ। तो सबसे पहले मान के चल लेते हैं हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा, अगर कोई हमारा कांस्टेंट मान के चल लेते हैं 3 है, राइट है बच्चों। तो सबसे पहले आपको हम कहेंगे कि भाई इसका आप ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ प्लॉट करने से बच्चों अगर आप एक्स एक्सिस के बारे में बात करोगे तो डोमेन के बारे में बात होगा, अगर आप वाई के बारे में बात करोगे तो रेंज के बारे में बात करोगे आप, राइट है बच्चों। तो ग्राफ बनाने के लिए तो आपको पता है कि भाई आप y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो इसके लिए वही बच्चा वाला काम जो अभी तक आप करते आ रहे हो कि आप टेबल बनाते हो, जो सबसे बेसिक बात है बच्चों, x और y, x की जगह पे आप कुछ भी रखो, x की जगह पे 1 रखो y 3 ही देगा, x की जगह पे 2 रखो y 3 ही देगा, x की जगह 3 रखो y 3 देगा, -1 रखो फिर भी 3 ही देगा। कांस्टेंट फंक्शन है बच्चों क्योंकि x का पावर यहाँ पे 0 है। तो अगर इसका अपने को ग्राफ बनाना है तो समझिएगा, तो भाई अपने पास टेबल बन चुका है जो सबसे बच्चा वाला तरीका होता है बच्चों। तो आइए हम x एक्सिस और y एक्सिस अपना ड्रॉ कर लिए। अब आप देखोगे कि भाई x की जगह पे आप कुछ भी रख दो ना सर, y 3 ही होगा, x की जगह पे आप 1 रख दोगे 1 रहा, फिर भी y आपका यहाँ पे 1 2 3 अगर एज्यूम कर लें तो x की जगह पे 1 रखो तो भी 3 होगा, 2 रखोगे तो भी 3 होगा, 3 रखोगे तो भी 3 होगा, 4 रखोगे तो भी 4 होगा, -1 रखोगे तो भी 3 होगा, -2 रखोगे तो भी 3 होगा x की जगह पे, राइट है बच्चों। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आपको पॉइंट जो मिल गया है, और तो इसका ग्राफ जो बचा इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल इसका ग्राफ होगा। और ये किस चीज का ग्राफ है बच्चों, ये fx इज इक्वल टू 3 का, यानी कि किसी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। अब देखिएगा इस ग्राफ को बनाने के बाद आप क्या क्या चीज समझ सकते हो। तो ग्राफ को देखने के बाद बच्चों आप इस फंक्शन का डोमेन बता सकते हो,
डोमेन कहने का मतलब ये वाला दूरी x वाला है ना, ये x एक्सिस कहां से कहां तक है बच्चों, तो आप देखोगे कि ये ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये ब्लू वाला लाइन। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं यस सर, इसका डोमेन माने कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो जाएगा। या फिर बच्चों कोई दूसरा बच्चा लिखने का तरीका ये भी लिख सकता है कि सर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये भी सही बच्चों। और दूसरी बात, अगर आपको इसकी रेंज की बात किया जाए, यानी कि y एक्सिस कहां से कहां तक है, तो y एक्सिस कहां से कहां तक नहीं है सर, एक ही पॉइंट है केवल, यानी कि इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज माने कि y इज इक्वल टू 3 के। तो इस प्रकार से किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बच्चों x एक्सिस के पैरेलल होता। अब अगर आप जरा सोचो कि अगर हम आपसे पूछ लें कि ओके सर, ये अपना बन गया y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ और ये बन गया अपना y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, अब y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ बनाना होगा तो कैसे करोगे, ऐसे 2 यूनिट नीचे, यहाँ पे आपका ये -2 पे ये पॉइंट होगा, तो ये फंक्शन जो हो गया बच्चों वो आपका y इज इक्वल टू -2 का हो गया, उसका भी आपका डोमेन वही होगा, लेकिन रेंज जो हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो ये होता है बच्चों आपको कांस्टेंट फंक्शन का कुछ बेसिक आइडिया, है ना। तो अब कुछ स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन है जो जेई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइए उस स्पेशल फंक्शन को भी देखते हैं, स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन को भी देखते हैं जो जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको देखने से नहीं लगेगा बच्चों कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, पेन आगे चलाओगे तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि वह कांस्टेंट फंक्शन है। तो चलिए हम आपको और एग्जांपल सब दिखाते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन का बेसिक बच्चों अपने को यही काम करना है, हर एक फंक्शन के डेफिनेशन को समझना है, डेफिनेशन समझने के बाद उसके ग्राफ को समझना है, ग्राफ समझने के बाद उसके डोमेन को समझना है, डोमेन समझने के बाद उसके रेंज को समझना है। तो इस प्रकार से अगर आप हर एक फंक्शन के बेसिक आइडिया अगर आपके पास इतना हो जाए तो आपको बच्चों बहुत ही सुविधा होगा। अब आइए हम लोग चल लेते हैं कुछ स्पेशल टाइप के कांस्टेंट फंक्शन पे बच्चों, और स्पेशल टाइप का कांस्टेंट फंक्शन हम आपके सामने लिख रहे हैं, जरा देखिएगा कि क्या यह एक कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं है। आइए हम आपके सामने एक क्वेश्चन वाला ही पूछ रहा है बच्चों कि इज fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। अब आप कहोगे सर मॉड पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन दे दिए बच्चों कोई दिक्कत नहीं, आप मॉड नहीं पढ़े हो फिर भी आपको समझ में आएगा। तो fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5, राइट है, कांस्टेंट फंक्शन। यस और नो में जवाब देना है बच्चों, यह कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं, आप कमेंट कर सकते हो। हाँ, जहां पे बता दिया है बच्चों कि आपका x जो है ना वो लाई कर रहा है 5 से लेकर के 1 के बीच में, तो अब आपको बताना है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं। तो आइए इसके जवाब को हम लोग देखते हैं कि यह कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों इस बातों पे हमारा नजर जाना चाहिए, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर नहीं है। आज क्वेश्चन वाला बोल दिया कि भाई x जो है ना अपना वो 1 से लेकर के 5 के बीच में ही है, तब जाकर के बताइए कि क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो आइए सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5। इसको बच्चों अपन नोट कर लिए। अब x 1 से लेकर के 5 के बीच में, अब आप 1 से लेकर के 5 के बीच का कोई नंबर सोचो, लाइक x इज इक्वल टू 4 सोच लिए। अब आप अगर इसमें रखोगे x की जगह पे 4, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 3 होता है बच्चों, पॉजिटिव 3। तो आपको ये पता चल जाए, एक बात हम आपको बता दें, मॉड में वैसे आपको डिटेल में बताएंगे मॉडुलस फंक्शन में, आपको ये पता चल जाए कि मॉड के अंदर वाला चीज ना पॉजिटिव है, तो मॉड बच्चों एज इट इज खुल जाता है। सिंपल सी बात है कि मॉड x इज इक्वल टू 2 चीज होता है बच्चों, मॉड x इज इक्वल टू 2 चीज, प्लस x भी और माइनस x भी। तो प्लस x कब होता है, जब अंदर वाला चीज, अंदर यानी कि x पॉजिटिव होता है तब, और माइनस x कब होता है, जब अंदर वाला चीज निगेटिव होता है तब। इन्हीं बातों को अपने को लगा रहे हैं बच्चों हम। तो आपको हम बता दिए कि भाई x की जगह पे अगर आप 4 रखोगे तो ये तो 3 आ गया, यानी कि मॉड के अंदर वाला चीज एज इट इज यानी कि पॉजिटिव ही ओपन हो गया। और अगर इस x की जगह पे आप 4 रखोगे तो यह -1 हो गया, यानी कि माइनस साइन के साथ ओपन होगा बच्चों। अब अगर आप इसको मॉड से ओपन कर लिए, अब आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए, तो आप देखोगे कि x से x तो कैंसिल हो गया सर, और ये हो गया आपका -1 प्लस का 5 इज इक्वल टू 4, यानी कि ये जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू 4 के बराबर है, fx इज इक्वल टू 4 के बराबर है कब, जब x 5 और 1 के बीच में होगा तब। तो यस हम लोग कह सकते हैं यस दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन,
राइट है बच्चों, ये एक प्रकार का कांस्टेंट फंक्शन होगा। एक खास इंटरवल में, एक पर्टिकुलर इंटरवल में अगर आप सीखोगे, हम आपको बताएंगे कि fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 का अगर हम आपको जब ग्राफ पढ़ाएंगे मॉडुलस फंक्शन में, तब आप देखोगे कि इस फंक्शन का ग्राफ ना बच्चों 1 से 5 के बीच में, ये हमारा x एक्सिस हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, तो 1 से 5 के बीच में यह इस प्रकार से होगा। राइट है बच्चों, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन होगा। और हाँ, 1 से 5 के बीच में ही, और 5 के बाद और 1 के पहले क्या होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन इतना पता चल गया। और यहाँ पे यह किसके y इज इक्वल टू 4 यानी कि fx इज इक्वल टू 4 के बराबर होगा। आइए और देखते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन के एग्जांपल को, और एक दो इंपॉर्टेंट कांस्टेंट फंक्शन को समझते हैं बच्चों, और आपको मजा आ रहा होगा इस प्रकार से पढ़ने में। तो आप जरूर थोड़ा सा मतलब बेसिक चीजों को समझना ही चाहिए, है ना। आप किसी भी एक बेसिक बुक को फॉलो कर सकते हो, और उस बुक को फॉलो करने के बाद आपको इस प्रकार के चीजों में भी आना चाहिए। तो आइए हम लोग एक और जो सबसे पॉपुलर फंक्शन है बच्चों जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए उस फंक्शन को भी देखते हैं। ये भी हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, लेकिन आपको देखने से नहीं लगेगा बच्चों, और ये आईआईटी का प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या था हम आपको एग्जैक्टली ये बता देते हैं। क्वेश्चन था कि इफ fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3। और बच्चों आपको क्वेश्चन वाला उस समय जब आया था तो उस समय f ऑफ 25 या 1906 जो भी रहा होगा ईयर, वो ईयर डाला हुआ था। बट बच्चों अब हम लोग 2020 में इसको पढ़ रहे हैं, तो हम आपको बोलेंगे कि फाइंड 2020। अब आपका ये कांस्टेंट फंक्शन है, इस कांस्टेंट फंक्शन को आइए जरा हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा चीज है ना, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक किसी कांस्टेंट के बराबर है। तो बच्चों पहले अपने को इस पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, cos a प्लस बी, यहाँ sin a प्लस बी। तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि fx एक्चुअली किसके बराबर है, और fx अगर अपने को पता चल जाए किसके बराबर है, तो फिर f ऑफ 2020 रखना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों अपने पास fx इज इक्वल टू जो दे रखा है, तो आप समझ सकते हो कि ये तो साइन स्क्वायर एक्स ही लिख देते हैं, और ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 का पूरा का होल स्क्वायर बच्चों, ये आप जानते होंगे। और उसके बाद फिर बच्चों ये हो गया आपका cos x, और इसमें क्या हम लोग cos a प्लस b का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। जिनको बच्चों नहीं ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला पता है, आई बटन में आपको सारे ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला का वीडियो और पीडीएफ मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके जरूर देख लेना और डाउनलोड कर लेना। राइट है बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। करेक्ट है बच्चों, ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो अब आ जाइए, अच्छा इसमें भी हम लोग साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स, और इधर अगर बच्चों फॉर्मूला लगाया जाए तो जरा ध्यान से लगाइएगा। तो ये हमारा साइन a प्लस बी हो गया, तो ये हो गया साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। राइट है बच्चों, और ये हो गया हमारा कॉस x। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि cos पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया। पाई का मतलब 180 होता है, और डिवाइडेड बाई 3 का मतलब बच्चों हो गया आपका 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू आप सभी लोगों को पता होगा कि भाई 1/2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2 माइनस बच्चों यहाँ पे हमारा sin x ऐसे ही आ गया, और sin पाई बाई 3 का मतलब ये हो गया हम लोगों का sin 60, और sin 60 का वैल्यू बच्चों √3/2। अब आइए और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई वगैरह ऐड सब्ट्रैक्शन वगैरह करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो इसमें आप जान गए कि भाई cos 60 ना अपना 1/2 हो गया बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x/2, और ये हमारा हो गया sin 60 जो हो गया बच्चों वो √3/2, और बगल में आपका cos x लग गया। उसके बाद फिर आपका cos x, और क्यों ना बच्चों मल्टीप्लाई कर लें इसको, राइट है। तो 1/2 cos स्क्वायर x और माइनस √3/2
साइन एक्स इंटू का कॉस एक्स। करेक्ट है बच्चों। अब आइए देखते हैं अब अपने को क्या करना चाहिए। और हाँ बच्चों, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं भूलना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा अपना काम। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ओपन कर देते हैं। करेक्ट है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 हो गया बच्चों, और ये हो गया आपका 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4, और ये हो गया आपका प्लस 2a, समझ रहे ना बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और b की जगह पे √3 cos x अपॉन 2। इस प्रकार से बच्चों हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिए हैं। उसके बाद बच्चों अपने पास आ गया है 1/2 cos स्क्वायर x माइनस √3/2 sin x इंटू का cos x। और जरा ध्यान से आप देखोगे तो आपको ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये वाला चीज और ये वाला चीज पूरा पूरा आपका कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब बच्चों अपने पास साइन वाला बच गया है और कॉस वाला बच गया है, तो क्यों ना हम लोग जोड़ लें। इसका एलसीएम अगर ले लें तो बच्चों 4 हो गया, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। और अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें तो इन दोनों का भी एलसीएम 4 हो गया, और यहाँ हो गया 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बच्चों आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर इसको ऐड करा जाए तो 4 और 1 हो गया आपका 5 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4, 5 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4। अब क्यों ना बच्चों 5/4 दोनों में से कॉमन ले लिया जाए। जैसे ही आप 5/4 कॉमन लोगे तो आपको ये दिख जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि आपका 1 के बराबर होता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि ये पूरा फंक्शन जो अपने पास दे रखा था, इतना भयंकर सा खूंखार सा सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये वाला चीज, ये सर कुछ नहीं है, ये तो 5/4 के बराबर है। यानी बस डराने के लिए अपने को इतना बड़ा चीज दे दिया गया था। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट फंक्शन होता है, जेई का पूछा हुआ प्रश्न है। तो बच्चों अपने को अब ये पता चला कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5/4 आ गया। अब यहाँ पे तो x है ही नहीं, एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो अगर x है ही नहीं तो आप x की जगह पे 1 डालोगे तो भी यह 5/4 ही देगा, और अगर आप x की जगह पे 2 डालोगे तो भी यह 5/4 ही देगा। अगर आप x की जगह पे 3 डालोगे, क्या हम आपको बोर कर रहे हैं एक ही बात बोल बोल के, चलो भाई मुद्दे की बात कर लेते हैं। अगर आप x की जगह पे 20 डालोगे तो भी यह 5/4 ही देगा बच्चों। तो दिस इज योर आंसर कि f ऑफ 20 5/4 ही होगा। तो आई होप कि बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं अगले प्रकार के फंक्शन पे। और भी बच्चों आपको और भी इसी प्रकार के कांस्टेंट फंक्शन डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाइए कांस्टेंट फंक्शन को आज पहले सीखिए समझिए, फिर अगले दिन हम लोग किसी और स्पेशल प्रकार के फंक्शन को उठाएंगे और उसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे, 1-2 प्रश्न आपको करेंगे और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा क्वेश्चन दे देंगे। तो आपका काम है बच्चों कि चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इतना अच्छा करना कि हमें इतना मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा चीज लाएं। तो बस आज इतना ही रखते हैं बच्चों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।